हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे केडीटी बुक की रीडिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी द साइंस ऑफ ड्रग इन ए ब्रॉड सेंस इट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम एंड एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज ए ड्रग। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में देखते हैं। फार्मेकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? ड्रग्स के बारे में देखते हैं। ये बोल रहा है ड्रग्स के बारे में। ठीक है, अब इसको इन ब्रॉड सेंस में हम समझे तो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर हमने कोई केमिकल मॉलिक्यूल एडमिनिस्ट्रेटेड किया। वह केमिकल मॉलिक्यूल उस लिविंग सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन करेगा उसकी हम स्टडी फार्मेकोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, और कोई भी सिंगल केमिकल सब्सटेंस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, उसे हमने क्या बोला? ड्रग। ठीक है, pharmacology encompasses all aspects of knowledge about drug, but most importantly those that are relevant to effective and safe use of drugs for medicinal purposes। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में ड्रग्स की सभी नॉलेज को देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जो रिलेवेंट है हमारी वो क्या चीज़ है? इफेक्टिव और सेफ यूज ऑफ ड्रग। हम इस पर मेन फोकस रखते हैं इसकी नॉलेज के लिए। ठीक है, कि हमें ये ड्रग कितना इफेक्टिव है और उसको कितना यूज सेव कर सकते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। ठीक है, ये जो अगला पैराग्राफ है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें जरा हिस्ट्री के बारे में दे रखा है और नाम वगैरह दे रखे हैं, वो आप देख लेना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी फार्मेकोलॉजी की दो ब्रांच होती है, दो डिवीजन है, फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। इसमें फार्मेको जो डायनेमिक्स है वो देखते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। This includes physiological and biochemical effect of drug and their mechanism of action at organ system, subcellular, macromolecular levels. ठीक है, एग्जाम्पल एड्रेनलिन इंटरेक्ट विद एडेनोरिसेप्टर्स, जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडेनिल साइक्लेज, इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक 3,5 AMP, कार्डिक स्टिमुलेशन, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेट्रा। ठीक है, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है? जैसे हमने किसी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट किया, वह ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है उसको हम बोलते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? फार्मेकोडायनेमिक्स में हम इसमें स्टडी करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन की, उसके एडवर्स इफेक्ट की जो हमारी बॉडी पे वो प्रोड्यूस करेगा, उन सब की स्टडी को हम फार्मेकोडायनेमिक्स में देखते हैं। ठीक है, जनरली फार्मेकोडायनेमिक्स क्या करती है? जो हमारी ड्रग है उसके बारे में बताती है वो बॉडी में क्या करेगा। ठीक है, जैसे ये फिजियोलॉजिकल जो भी फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारा ड्रग, उसका ड्रग का जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो जिस तरीके से काम करता है वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कैसे करेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, सब लेवल पे, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, एडेनोरिसेप्टर्स एडेनिन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया हमने, तो जो वह सेल के एडेनोरिसेप्टर पे जाके एक्ट किया, उस वजह से क्या हुआ? रिसेप्टर पे एडेनिन साइक्लेज आके बाउंड हो गया, उस वजह से सेल के अंदर साइक्लिक एमपी का अमाउंट बढ़ गया, उस वजह से हमारी सेल में क्या हुआ? कार्डिक स्टिमुलेशन हुआ। ठीक है, हार्ट सेल के अंदर, और हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया लीवर में, और हाइपरग्लाइसीमिया हो गया ब्लड के अंदर। ठीक है, अब देखिए अब देखिए मैकेनिज्म एक्शन क्या रहा उस ड्रग का। उसने क्या किया? हमारे कौन कौन से लेवल पे एक्ट किया? सब सेलुलर लेवल पे, हम यानी हमारे रिसेप्टर पे एक्ट किया, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे यानी मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे एजेंट साइक्लेज बाउंड हो रहा है, ये क्या, और साइक्लिक एमपी इंटरसेलुलर इंक्रीज हो रही है, यानी मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे भी उसने एक्ट किया। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ? किसी ऑर्गन सिस्टम पे भी एक्ट किया, कार्डिक स्टिमुलेशन करके। हार्ट के अंदर कार्डिक स्टिमुलेशन किया, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी उसने एक्ट किया। ठीक है, इसका मतलब ये समझाया गया कि फार्मेकोडायनेमिक्स में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इतना समझ लेते हैं, इतना समझना है यहाँ पे इस लेवल पे अपन को कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स बोलता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी अब बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी। अब बॉडी का नंबर है, पहले ड्रग का नंबर था, बॉडी का नंबर, बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, है ना। इसमें क्या था? दिस रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। It includes absorption, distribution, binding, localization, storage, biotransformation and excretion of the drug। ठीक है, देखिए फार्मेकोडायनेमिक्स में बोला कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, और फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या बोलेगा कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी। इसमें हम क्या देखते हैं कि बॉडी क्या क्या कर सकती है ड्रग के साथ, वो देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स में कि हमने ड्रग लिया, उसका मूवमेंट बॉडी में कैसे होगा। ठीक है, वो बॉडी उस ड्रग को कैसे एब्जॉर्ब करवाएगी, एब्जॉर्ब करवाने के बाद बॉडी उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। ठीक है, बॉडी उसको कैसे मेटाबॉलिज्म कराएगी, और काम होने के बाद उसको कैसे एक्सक्रीट कराएगी, वो हम फार्मेकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि इसमें मूवमेंट ऑफ ड्रग होगा, ठीक है, उसमें अल्टरेशन ऑफ ड्रग होगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग, अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। जैसे पहला इसमें मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग होगी, लोकलाइजेशन, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल से दिया, देखो जैसे पैरासिटामोल लिया हमने, पैरासिटामोल इज रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ओरली अटेनिंग पीक ब्लड लेवल्स एट 30 to 60 मिनट्स। ठीक है,
अब देखिए, अब जैसे पैरासिटामोल ली, उसके बाद में बॉडी उस पैरासिटामोल के साथ साथ क्या कर रही है, देखिए उसने पैरासिटामोल को रैपिडली और कंप्लीट एब्जॉर्ब करवा लिया पैरासिटामोल को, और कोई दूसरी मेडिसिन होती उसको स्लो और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन करवाती। यानी ये फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग हो गया कि हर हर ड्रग का अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक्स हो सकता है, ठीक है। और उसका पीक लेवल 30 से 60 मिनट में ब्लड में पीक लेवल अटेंड हो गया, यानी किसी का यानी 30 से 60 यानी फार्मे को पैरासिटामोल का फार्माकोकाइनेटिक्स अलग हो सकता है, तो और किस ड्रग का अलग होगा, तो उसका जो पीक ब्लड लेवल होगा उसका टाइम अलग होगा। यानी 25% बाउंड टू ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, 25% बाउंड हो जाती प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। और अब आगे देखते हैं, वाइडली एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करती है बॉडी के अंदर। इस ड्रग का बॉडी क्या करती है, इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, किसी ड्रग का नहीं कर पाएगी, किसी का क्या होगा वो डिफरेंस बताते चल रहा हूं मैं आपको। एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिज्म लीवर मेटाबॉलिज्म करती है एक्सटेंसिवली, किसके द्वारा, कौन कौन से एग्जाम्पल के, ग्लूकुरोनाइड और सल्फेट कंजुगेशन इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सक्रीट कर देती है यूरिन से, उसकी एज ए प्लाज्मा हाफ लाइफ इज 2 से 3 घंटे, ठीक है। और क्लियरेंस वैल्यू कितनी थी, 5 ml kg पर मिनट। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है कि किसी ड्रग के प्लाज्मा में कितनी 50% कंसिस्टेंट डिक्रीज होने में कितना टाइम लगता है ओरिजिनल से, उसको बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ, ठीक है। इतनी बात समझ में, वो होती है 2 से 3 घंटे किसकी, पैरासिटामोल की। और क्लियरेंस वैल्यू क्या होती है, क्लियरेंस वैल्यू क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा से पर यूनिट टाइम पे ड्रग क्लियर हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। आगे देख रहे हैं कि ड्रग इट इज ए सिंगल एक्टिव chemical entity present in a medicinal that is used for diagnosis, prevention and treatment, cure of a disease। यहाँ ड्रग के बारे में क्या बोला कि कोई सिंगल केमिकल एंटिटी है जो मेडिसिन में प्रेजेंट है, वो हमारे किस लिए यूज होती है, डायग्नोसिस के लिए यूज, प्रिवेंशन किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर करने के लिए काम आती है, उसे हमने ड्रग बोला पहले। लेकिन इस डेफिनेशन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, आगे देखते हैं। दिस डिजीज ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ ड्रग डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रासेप्टिव्स और यूज ऑफ ड्रग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो हमारी हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने के लिए भी यूज होते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव एंड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग्स होते हैं। उन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को ये डेफिनेशन कवर नहीं करती, इस वजह से WHO ने 1966 में एक अलग का पूरी कॉम्प्रेहेंसिव डेफिनेशन दी। उसमें उन्होंने बोला कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज, यानी जिसको हम यूज करें और इंटेंशन हो यूज करने की, ठीक है, जो क्या करेगी, मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो, हमने कोई ड्रग लिया, जैसे मान लो ये किसी को अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, तो उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव लिया, ठीक है। तो क्या करेगा वो कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या करेगा, उस बॉडी की फिजियोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया। तो यानी उसकी मॉडिफाई कर दिया, यानी उसके अकॉर्डिंग, उसकी बेनिफिट के अकॉर्डिंग, तो यानी मॉडिफाई और फिजियोलॉजिकल सिस्टम। और जैसे मान लो किसी डिजीज कंडीशन में, कोई डिजीज में उसको पैथोलॉजिकल स्टेज में, तो वो कोई ड्रग लिया तो उसकी पैथोलॉजी सही हो गई, तो यानी उस पेशेंट पे वो ड्रग काम कर गया, यानी उसने उस ड्रग ने क्या किया, उसकी पैथोलॉजिकल स्टेज को मॉडिफाई कर दिया। यही बोला उसने कि कोई भी सब्सटेंस जिसे हम यूज करते हैं, या तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर दे या पैथोलॉजिकल स्टेज को मॉडिफाई कर दे, उस वजह से उस रिसिपिएंट यानी उस पेशेंट को बेनिफिट मिल सके, उसे हमने ड्रग बोला, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो द टर्म ड्रग इज being also used to mean addictive abuse illicit substance. However, this restricted and derogatory sense is unfortunate degradation of a time-honored term, and drug should refer to a substance that has some health-promoting therapeutic diagnostic applications. Nevertheless, to avoid any misinterpretations, the term medicine is being employed to designate such a substance in place of the term drug. देखिए, ड्रग पहले क्या है, ड्रग को हम एक एडिक्टिव कोई नस्ली चीज ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम टर्म को यूज करते हैं। ड्रग को कोई, यानी कोई कोकीन ले रहा है तो बोलते हैं कि ये ड्रग ले रहा है, तो उस तरीके से भी हम ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है कि इसको एक डेट्रोगेटरी तरीके से हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जो ड्रग को है ना, हेल्थ प्रमोटिंग और थेरापेटिक डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के तौर पर हमें इसको देखना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। लेकिन क्या हुआ, फिर हमने क्या करा कि इस मिस इंटरप्रिटेशन को क्या खत्म करने के लिए हमने जो दवा को ड्रग ना बोल के उसको आजकल मेडिसिन बोलते हैं अपन, ठीक है। ये मिस इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाए, इसलिए हम क्या बोलते हैं, दवा को क्या ड्रग ना बोल के मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको ड्रग्स को अपनी एडिक्टिव अभी जो इस सब्सटेंस के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे कोई नशीला पदार्थ ले रहा है तो कोई ड्रग्स ले रहा है, तो उस तरीके से भी हम इसको देखते हैं। इस वजह से क्या है कि आज दवा को हम आजकल मेडिसिन वगैरह हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स, ठीक है। फार्मेकोथेरेपेटिक्स क्या होती है? It is the application of pharmacological information together with knowledge of the disease for its prevention,
mitigation or cure, selection of the most appropriate drugs, dose and duration of treatment, taking into account the stage of disease and the specific features of the patients are the part of pharmacotherapeutics. ठीक है, pharmacotherapeutics होती क्या है, इसमें concerned with the treatment of disease. इसमें हम देखते हैं कि डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं फार्मेकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को किसके साथ, डिजीज की नॉलेज के साथ, उसको क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, हम देखते हैं कि किसी पेशेंट की क्या कंडीशन है, स्पेसिफिक फीचर देखते हैं पेशेंट का, और वो उस डिजीज किस स्टेज पे है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसमें एप्रोप्रिएट ड्रग को सिलेक्ट करते हैं, किस डोज में देना उसको सिलेक्ट करते हैं, और कितने टाइम तक ट्रीटमेंट करना है वो हम फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स में देखते हैं. तो मैंने बोला कि फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स क्या होती है, कुछ नहीं होती, इट इज द कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कंसर्न करते हैं विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. अब देखते हैं क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी. क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी क्या होती है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मेन. It includes pharmacodynamics and pharmacokinetics investigation in healthy volunteers as well as in patients. क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में क्या करते हैं, हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ड्रग की मेंस के अंदर, इंसान के अंदर, और इसमें हम क्या करते हैं, फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक डाटा को कलेक्ट करते हैं. किसमें हेल्थी वॉलंटियर्स और पेशेंट के अंदर कंपैरेटिव ट्रायल्स के साथ. ठीक है, उसमें ट्रायल्स करते हैं किसी ड्रग को, उसके बेसिस पे हम फार्मेकोडायनेमिक फार्मेकोकाइनेटिक डाटा को कलेक्ट करते हैं. उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं एफिकेसी, सेफ्टी किसी ड्रग की. ठीक है, ड्रग की. और क्या करते हैं हम, एंड कंपैरेटिव ट्रायल्स विद अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. हम क्या करते हैं कि किसी एक डिजीज का ट्रीटमेंट डिफरेंट कंपैरेटिव ट्रायल से अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं. डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हम देखते हैं किसी एक डिजीज के ट्रीटमेंट को लेकर. ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सर्विलेंस ऑफ पैटर्न ऑफ ड्रग यूज. सर्विलेंस पैटर्न ऑफ ड्रग यूज यानी किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में किसी एक डिजीज को लेकर कौन के पैटर्न के ड्रग यूज हो रहे हैं और उनकी क्या साइड एडवर्स इफेक्ट है, ये सब हम क्या करते हैं, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में देखते हैं. जनरली इसमें क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी जनरली क्या चीज है कि हम इसमें ट्रायल्स करते हैं हेल्थी वॉलंटियर्स के ऊपर और इंसानों के ऊपर. उस वजह से हम किसी ड्रग का फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक डाटा को इकट्ठा करते हैं. ठीक है, और उसके बेसिस पे हम उस ड्रग को लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि जनरेट द डाटा फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ ड्रग और एंड द प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. ठीक है, कीमोथेरेपी, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमेटिक infection, malignancy with specific drug that have selective toxicity for the infecting organism, malignant cells with no minimal effect on the host cell. कीमोथेरेपी क्या होता है, ये ट्रीटमेंट. कीमोथेरेपी क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट होता है किसी सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन का, और कैंसर का हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक ड्रग के साथ, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी. उसमें क्या होता है, वह ड्रग क्या करता है, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रही है या कैंसर सेल्स को क्या करता है, टॉक्सिसिटी से डैमेज करता है, लेकिन उसका मिनिमम इफेक्ट होता है होस्ट के ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर जो ड्रग ले रहा है, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी. ठीक है, अब ड्रग जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स और एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट. फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं उन पे बहुत उन्हें फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट शो करते हैं उनके ऊपर. फार्मेकोडायनेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो रिसिपिएंट यानी जो इंसान, जो पेशेंट उस ड्रग को लेगा उसके ऊपर फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट, उस ड्रग का उसके ऊपर इफेक्ट होगा, यानी फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट होगा, उसकी होस्ट सेल पे वो ड्रग एक्ट करेगा, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन करेगा. और कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि जिस इंसान के अंदर जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रही है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट करेगा, यानी उसको इनहिबिट करेगा और उस पैरासाइट को किल करेगा, यानी मैलिग्नेंट सेल्स पे एक्ट करेगा और उस रिसिपिएंट के ऊपर मिनिमम फार्मेकोडायनेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स बोलते हैं. ठीक है, अब फार्मेसी तो सब जानते हैं, आसपास सब देखते होंगे फार्मेसी. ठीक है, फार्मेसी क्या है, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग और preparing suitable dose form for administration of drug to man or animal. It include collection, identification, purification, isolation, synthesis, standardization and quality control for medicinal substance. The large scale manufacture of drug is called pharmaceutics, which is primarily a technological science. फार्मेसी क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम ड्रग को इकट्ठा करते हैं, डिस्पेंसिंग देते हैं और इसमें प्रिपेयर सुटेबल डोज को प्रिपेयर करते हैं जिससे किसी इंसान को और एनिमल्स को दे सकें. ठीक है, जो लार्ज स्केल पे जो ड्रग मैन्युफैक्चर होती है उनको क्या बोलते हैं, उसको फार्मेसी नहीं बोलते हैं, उनको फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं. ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे कलेक्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल. इस वजह से मेडिसिनल सब्सटेंस की क्वालिटी कंट्रोल करते हैं. एक टेक्नोलॉजिकल साइंस है. ठीक है,
अब टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? टॉक्सिकोलॉजी कुछ नहीं होती, इसमें अपन पॉइजनस इफेक्ट, किसी ड्रग का पॉइजनस इफेक्ट कितना होता है उसको देखता है, और उस पॉइजनस की वजह से किसी इंसान को कुछ प्रॉब्लम होगी, उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी में क्या करते हैं, हम किसी ड्रग की पॉइजनस इफेक्ट की स्टडी करते हैं और उस पॉइजन को कैसे ट्रीटमेंट कर सके वो देखते हैं। ठीक है, और इसमें एडवर्स इफेक्ट की भी स्टडी करते हैं, उस ड्रग की क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे टॉक्सिकोलॉजी में। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि सिंस द सेम सब्सटेंस कैन बी ए ड्रग और ए पॉइजन डिपेंडिंग अपॉन द डोज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही सब्सटेंस ड्रग भी हो सकता है और पॉइजन भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी डोज पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अब अगला टॉपिक है नेचर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ऑल द ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज विथ सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, while majority are organic compounds, some are purely inorganic like lithium carbonate, ferrous sulfate, magnesium hydroxide। यानी कि जो ड्रग्स होते हैं वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो ऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, द ऑर्गेनिक ड्रग्स मे बी वीकली। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी वीकली एसिडिक। क्या होता है? वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक। जैसे एसिडिक का एग्जांपल एस्पिरिन, पेनिसिलिन, और वीकली बेसिक का एग्जांपल मॉर्फिन और क्लोरोक्विनोन। कुछ होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर। सम ड्रग्स, मोस्ट ड्रग्स आर नॉर्मली सॉलिड्स, जैसे एग्जांपल पैरासीटामोल, प्रोपेनोल, फ्रोसेनामाइड, एम्पिसिलिन। बट सम सच हैज इथेनॉल, ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रेट, प्रोपाफोल, कैस्टर ऑयल्स आर लिक्विड एंड फ्यू लाइक नाइट्रस ऑक्साइड आर गैसियस। यानी इसमें ये बोला गया है सिंपली कि कुछ मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसमें जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये हमने देखा। और बोला कुछ ड्रग्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे पैरासीटामोल, प्रोफेनॉल। कुछ होते हैं जो अपने कहते हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे इथेनॉल, प्रोपेफोल, कैस्टर ऑयल वगैरह। कुछ गैसेस फॉर्म में होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे। अब हम आगे देखते हैं, जैसे द मोलिकुलर वेट ऑफ मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स फॉल इन द रेंज ऑफ 100 to 1000 डायप्टर। एंड जो मोलिकुलर वेट होता है ड्रग का, वो किस रेंज में आता है? 100 से 1000 डायप्टर में। बिकॉज मोलिक्यूल स्मॉलर देन 100 डायप्टर डज नॉट जनरली हैव सफिशिएंट स्पेसिफिक फीचर्स इन टर्म ऑफ सेफ साइज, कॉन्फिगरेशन, कायरलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक्सेट्रा टू सेलेक्टिव bind to only one few closely related target biomolecules to the exclusive of other। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ड्रग 100 डायप्टर से अगर कम मोलिक्यूल साइज का होगा तो उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स में, जैसे सेफ साइज, कॉन्फिगरेशन, कायरलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इनमें क्या होगा, वो स्पेसिफिकली सफिशिएंट नहीं होगी उसके लिए उतना वेट उसका। इस वजह से कि क्योंकि किसी ड्रग का कोई टारगेट होता है तो वो टारगेट बायोमोलिक्यूल पे जाके वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो अगर उसका वेट कम होगा तो वो स्पेसिफिक टारगेट पे जाके एक्ट नहीं कर पाएगा, उसके आसपास वालों पे कर जाएगा। इस वजह से इसका स्मॉलर वेट नहीं होता उस ड्रग्स का। On other hand, the larger molecules than 100 diopter do not readily pass through membrane barrier in the body to reach the target site in various tissues and cells। अगर मान लो अगर 1000 डायप्टर से ज़्यादा हो तो क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम कोई ड्रग को लेंगे ओरली, तो वो ड्रग क्या करेगा, उस सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन, जो बैरियर्स होता है ना, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, इतना देखा। हाउएवर फ्यू ड्रग्स आर स्मॉलर एज लिथियम आयन सेम डायप्टर। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, जैसे 7 डायप्टर। एंड सम लाइक हेपेरिन 10 to 2 किलो डायप्टर, गोनेडोट्रोपिन्स 30 किलो डायप्टर से ज़्यादा, एंजाइम, प्रोटीन, एंटीबायोटिक 50 किलो डायप्टर से ज़्यादा। ये मच बिगर। कुछ ड्रग्स होते हैं जो 1000 डायप्टर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पाए जाते हैं नेचर में। लेकिन जो बल्कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल ड्रग्स होते हैं, हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड पेरेंटली। लेकिन जो ये जितने भी बल्कि ड्रग्स होते हैं हम बॉडी में पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यानी IV के थ्रू देते हैं। ठीक है, द ड्रग्स आर जनरली परसीव्ड टू बी ए केमिकल सब्सटेंस फॉरेन टू द बॉडी, जीनोबायोटिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोबायोटिक्स। जो केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी के फॉरेन होता है, उस केमिकल सब्सटेंस को हम ड्रग्स बोलते हैं जनरली। उस ड्रग्स को हम अनदर टर्म से बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। ठीक है, however many endogenously chemicals like hormones, autocodes, metabolites and nutrients are also used as drug। chemical congeners of these metabolites single molecules are an important class of drug
which act by modifying the synthesis, storage, degradation or action of these metabolites signal molecules। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा है कि कुछ जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, वो ड्रग उनको हमने जीनोबायोटिक्स बोला। लेकिन कुछ एंडोजिनस केमिकल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स, ऑटोकोड्स, मेटाबोलाइट्स, न्यूट्रिशंस, वो भी एक तरीके से ड्रग के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, वो जो एंडोजिनस केमिकल्स होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स के अंदर आते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं जैसे एंडोजिनस केमिकल कैसे ड्रग के तौर पे यूज होते हैं। जैसे डायबिटीज के केस में इंसुलिन है, जैसे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई तो हम बाहर से इंसुलिन देंगे, तो इंसुलिन एक तरीके का ड्रग हो गया डायबिटीज के केस में। जैसे पार्किंसन के केस में जैसे डोपामिन की कमी से पार्किंसन होता है, तो हम क्या करते हैं कि डोपामिन को बाहर से लियोडोपा की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स के अंदर आते हैं। जो एंडोजिनस केमिकल्स होते हैं ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेस, यानी ड्रग का जो सोर्स है, जो वेराइटी ऑफ सोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, इसमें पहले हम पढ़ते हैं प्लांट सोर्स। ठीक है, प्लांट सोर्स को हम देखते हैं। ठीक है, मैनी प्लांट्स कंटेन्स बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस and are the oldest source of drugs. Clue about the medicinal plants were obtained from traditional system of medicine prevalent in various part of the world. यानी जो प्लांट्स क्या है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग है। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस शुरू से पाए जाते हैं। इनका जो क्लू मिला हमें वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से मिला। जैसे हम टर्मरिक, हल्दी की बात करें, हल्दी को हम हमारे बहुत टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल टाइम से यूज करते आ रहे हैं कि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे यूज ऑफ ओपियम, ये पेनकिलर के तौर पे हम शुरू से यूज करते हुए आ रहे हैं। यूज ऑफ ओपियम, बेलेडोना, इफिडेरा, सिंकोना, क्यूरेर, फॉक्सग्लोव, सरगंधा, इंगहासू हैज बीन लर्न्ड फ्रॉम द इजिप्टियन, ग्रीक, एज़टेक, आयुर्वेदिक, चाइनीज एंड अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये हमें वहां से पता लगा, हमने वहां से सीखा। केमिकली द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लांट्स फॉल इन सेवरल कैटेगरीज। जो प्लांट्स में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, उनकी भी सेवरल कैटेगरीज में हमें उनको बांटा है। जैसे पहला एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स क्या होता है, देखिए एल्कलॉइड्स क्या होता है, दीज आर एल्कलाइन नाइट्रोजिनस बेस। एल्कलाइन नाइट्रोजन बेस होते हैं जिनकी पोटेंट एक्टिविटी एंड पावरफुल होते हैं वो, एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन ड्रग्स। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं जिसमें वेजिटेबल ओरिजिनल ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। उनके प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं मॉर्फिन, एट्रोपिन, इफिड्रिन, निकोटिन, एर्गोटामाइन, रेसरपिन, क्यूनिन, विनक्रिस्टिन एक्सेट्रा। दे आर मोस्टली यूज्ड एज देयर वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स। जो इनका जो यूज होता है, जो हाइड्रोक्लोराइड सल्फेट साल्ट के साथ होता है इनका। ठीक है, हमने एल्कलॉइड्स को देख लिया। एल्कलॉइड्स क्या होता है, एल्कलाइन नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, अब हम ग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है जो प्लांट्स में पाई जाती है, ग्लाइकोसाइड्स। दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ ए हेट्रोसाइक्लिक नॉन सुगर मोइटी लिंक टू द सुगर मोइटी थ्रू ईस्टर लिंकेज। यानी ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, नॉन सुगर ग्रुप होता है जो ईथर लिंकेज से कनेक्ट होता है किससे, शुगर ग्रुप से। ठीक है, वो ग्लाइकोसाइड बनाते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, डिजॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है ना, आर द बेस्ट नोन ग्लाइकोसाइडिक ड्रग। ठीक है, द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सेना और सिमिलर प्लांट परगेटिव्स। यानी परगेटिव्स क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन में यूज होते हैं, और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अमीनोग्लाइकोसाइड्स, जेंटामाइसिन आर एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हैविंग ए अमीनो शुगर इन प्लेस ऑफ शुगर मोइटी। यानी जो शुगर ग्रुप था यहाँ पे किसमें, ग्लाइकोसाइड्स में, तो एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स में यहाँ पे क्या होता है, अमीनो शुगर होता है, अमीनो ग्रुप शुगर के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, इतना हमने यहाँ तक देखा। यहाँ पे तीसरी कैटेगरी होती है, वो होती है ऑयल्स। दीज आर विस्कस इनफ्लेमेबल लिक्विड्स इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ऑयल्स क्या होते हैं, विस्कस होते हैं और फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं ये, और वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। यहाँ पे ऑयल्स हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल या फिक्स्ड ऑयल्स, और दूसरे होते हैं असेंशियल और वोलेटाइल ऑयल्स। जो फिक्स्ड और नॉन वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो होते हैं कैलोरी यील्डिंग ट्राइग्लिसराइड ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, जिनको मोस्टली यूज करते हैं फूड के तौर पे और इमोलिएंट्स के तौर पे, यानी मॉइस्चराइजिंग के तौर पे, मॉइस्चराइजिंग ऑफ स्किन या सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन के तौर पे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल एक्सेट्रा। कैस्टर ऑयल इज स्टूमुलेंट परगेटिव्स, यानी कैस्टर ऑयल होता है उसको हम कॉन्स्टिपेशन में भी यूज करते हैं, परगेटिव, स्टूमुलेंट परगेटिव होता है वो। अब दूसरा ऑयल की बात की हमने, असेंशियल और वोलेटाइल ऑयल्स की, जो मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स और लीव्स
से ऑब्टेंड होता है बाय स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है। वो क्या होते हैं, आर एरोमेटिक टर्पाइन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दैट हैव नो फूड वैल्यू, जिनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती। दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यानी फ्लेवर देने के तौर पे यूज कर सकते हैं। कार्मिनेटिव्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, या जहाँ कट वट लग जाए तो यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं उनको। काउंटर इरिटेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, और एस्ट्रीजेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। एस्ट्रीजेंट का मतलब जहाँ पे कटवट लग जाए वहाँ ब्लीडिंग के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। और जो कार्मिटेंट्स का मतलब यानी गैस वेस, पेट में गैस बनती है ना, तो उसमें यूज करते हैं कार्मिनेटिव्स को। और जो एस्ट्रीजेंट्स होते हैं ना, जब कट वगैरह लग जाती है उसमें ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं अपन। एग्जाम्पल्स आर यूकेलिप्टस ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, नीलगिरी ऑयल्स एक्सेट्रा। क्लोव ऑयल्स इज यूज टू एली डेंटल पेन, यानी डेंटल पेन को कम करने के लिए क्लोव ऑयल को यूज करते हैं। मेंथोल, थाइमोल, कैम्फर और वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये, ठीक है, जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब वो एक होते हैं जो मिनरल ऑयल्स होते हैं। क्या होते हैं मिनरल ऑयल्स आर नॉट प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं होते मिनरल ऑयल्स, बट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम से पाए जाते हैं। लिक्विड पैराफिन इज ए लुब्रिकेंट लैक्सेटिव होते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन में यूज होने वाले। और सॉफ्ट और हार्ड पैराफिन आर यूज्ड एज इमोलिएंट एंड हैज ए ऑइंटमेंट बेस, यानी मॉइस्चराइजिंग ऑफ स्किन, सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन के तौर पे यूज होते हैं सॉफ्ट और हार्ड पैराफिन। और ऑइंटमेंट बेस यानी जो क्रीम्स वगैरह बनती है उनमें बेस के तौर पे अपन इसको यूज करते हैं। अदर प्लांट्स लाइक टेनिन आर एस्ट्रीजेंट, गम्स आर डिकमल्सेंट एंड एक्ट है सस्पेंडिंग एजेंट इन लिक्विड डोज फॉर्म, यानी जो टेनिन्स होते हैं वो एस्ट्रीजेंट के तौर पे यूज होते हैं। एस्ट्रीजेंट का मतलब ऊपर समझाया था। जो गम्स होते हैं डिकमल्सेंट के तौर पे यूज होते हैं। डिकमल्सेंट का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को कम करे। और ये लिक्विड डोज में सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे भी ये यूज होते हैं गम्स, ठीक है। जो ग्लिसरीन इज ए विस्कस स्वीट लिक्विड यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर गम और थ्रोट पेंट। रेसिन एंड बल्सम्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होते हैं। एंड इन कफ मिक्सर में भी यूज होते हैं ये, ठीक है, कफ मिक्सर, ठीक है। और द एंटी मलेरियल ड्रग आर्टिमिसिन इज ए सिस्क्विस्टरपिन एंडोपेरोक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए चाइनीज प्लांट। ये एंटी मलेरियल ड्रग आर्टिमिसिन सिस्क्विस्टरपिन एंडोपेरोक्साइड जो चाइनीज प्लांट से हमें ऑब्टेंड होती है, ठीक है। अब दूसरा जो है सोर्स है ड्रग का वो है एनिमल, ठीक है। हम अब उसको देखते हैं। दो एनिमल पार्ट्स हैव बीन यूज्ड एज क्योर सिंस अर्ली टाइम्स। इट वाज एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन एक्सट्रैक्ट इन द लेट 19th and early 20th century that lead to introductions of animal products into medicines. Adrenaline, thyroxine, insulin, liver extract, vitamin B12, anticid and few vaccines are also produced from animals. यानी हमें ड्रग का सोर्स एनिमल से भी मिला 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। उसमें जो मेडिसिन में जो एनिमल प्रोडक्ट मेडिसिन के तौर पर यूज होने लगे, ड्रग के तौर पर यूज होने लगे, जैसे एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन और लिवर एक्सट्रैक्ट, ये दे रखा है। वैक्सीन भी प्रोड्यूस होती है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब बात आती है माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स में क्या है कि जितनी भी मोस्ट एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं जो माइक्रोब्स से होती है, ठीक है, इसमें दे रखा है। और वैक्सीन भी। मिनरल्स की बात करते हैं। फोर्थ, कुछ फ्यू मिनरल्स हैं जो ड्रग के तौर पे यूज होते हैं, जैसे आयरन साल्ट्स हो गए, कैल्शियम साल्ट, लिथियम कार्बोनेट्स वगैरह, ये दे रखा है। अब लास्ट और सिंथेटिक केमिस्ट्री, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक केमिस्ट्री का जो इससे जो मेडिसिन जो ड्रग प्रोडक्शन हुआ वो 19th सेंचुरी में हुआ, और सबसे लार्जर सोर्स ऑफ मेडिसिन इस समय है। क्योंकि जो ये सिंथेटिक ड्रग होते हैं, जो उनके एडवांटेज होता है इनका, एक क्या होता है, एक तो ये ड्रग्स प्योरिटी और यूनिफॉर्मिटी होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। जो इनसे ड्रग्स बनते हैं जो प्योर होते हैं और यूनिफॉर्मिटी होती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सोर्स से लेते हैं तो वो भी इम्प्योर मिलते हैं, एनिमल से लेते हैं वो भी इम्प्योरिटी होती है। लेकिन जो सिंथेटिक केमिस्ट्री यानी जो हम लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हैं उसे हम प्योर भी बना सकते हैं। दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन एनी क्वांटिटी हैज पर नीड, जितनी क्वांटिटी से उतनी मिल सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन है लेकिन नेचुरल सोर्स में, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए नेचुरल सोर्स क्या होता है, लिमिटेड होते हैं। हमने क्या किया कि जो नेचुरल सोर्स से जो हमें ड्रग मिल रहे थे उनके सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग भी बना लिए, सेम एक्शन वाले, उनके सब्स्टिट्यूट्स बना लिए। जैसे एट्रोपिन नेचुरल से बनता है, लेकिन एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स हमने क्या किया, लैब में बना लिए। एड्रेनालिन B2 एगोनिस्ट हो गए, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, सिंथेटिक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड नेचुरल मिलते हैं लेकिन हम सिंथेटिक बना लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या किया, ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या किया कि कुछ ऐसे ड्रग भी बनाए जो एंटायरली नए थे,
न्यू ड्रग्स भी हमने इसे डेवलप किए, ठीक है। मैनी ड्रग्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड टू टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, हमने इससे क्या किया, ऐसे ड्रग भी बनाए जो टारगेट स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे एसी इनहिबिटर, डायरेक्ट एसी उस पर जाके एक्ट होगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड और थर्ड ए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी। यानी सिंथेटिक केमिस्ट्री का यहाँ पे जो सोर्स है वो बहुत अच्छा सोर्स है, सबसे लार्जेस्ट सोर्स है। इसमें हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स बनाए हैं, ठीक है। नए न्यूअर ड्रग्स की क्लास फैमिलीज भी प्रोड्यूस की, और जो नेचुरल में जो ड्रग्स मिल रहे थे उनकी सिमिलर क्लास ऑफ एक्शन वाले उनके कंजनर्स भी प्रोड्यूस किए हमने इससे, ठीक है। और अब जो लेटेस्ट चल रहा है हमारा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे सोर्स ऑफ ड्रग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सेवरल ड्रग्स, ठीक है। जितने जो पेप्टाइड और प्रोटीन कंस्टिट्यूट वाले ड्रग्स है वो बायोटेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेनली इसमें ये दे रखा है, ठीक है। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो होगा ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग्स का नोमेनक्लेचर किस हिसाब से है, ठीक है। नोमेनक्लेचर की 3 कैटेगरीज है, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी में केमिकल नेम। सबसे पहले क्या केमिकल नेम, ड्रग का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, जो उसका जो केमिकल नेम क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द सब्सटेंस केमिकली, यानी उस जो ड्रग है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या नेम है उसको हम केमिकल नेम बोलते हैं, सीधी सीधी बात ये है। जैसे 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3, ठीक है, 1 नेपथाइलॉक्सी, ये प्रोपोनल 2 ऑल फॉर प्रोपेनोल, ठीक है। ये प्रोपोन 2 ऑल किसका नेम है, प्रोपेनोल ड्रग होता है उसका केमिकल नेम है, ठीक है, आप समझ सकते हो। और ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, देखिए ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये केमिकल नेम है, स्ट्रक्चर का नेम है। तो जो केमिकल नेम क्या है उस ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर का नाम को हम केमिकल नेम बोलते हैं। ये कम्बरसम है, कॉम्प्लेक्स होता है, और ये नॉट सुटेबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग, सुटेबल नहीं है क्योंकि वो नाम ही कॉम्प्लेक्स है, तो प्रिस्क्राइब करने में भी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करेगा, इस वजह से, ठीक है। कि एक कोड नेम एग्जाम्पल RO15178888, ये ड्रग का नाम है, कोड नेम, ठीक है। उसका बाद में नेम फ्लूमाजेनिल रखा गया है इस ड्रग का नाम। ये असाइन करते थे मैन्युफैक्चरर्स फॉर कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी बिफोर अप्रूव नेम इज कॉइंड। पहले कुछ कोड नेम देते थे, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना उनकी कन्वीनियंस, मैन्युफैक्चरर्स जो ड्रग को प्रोड्यूस करते थे वो क्या करते थे, कुछ कोड नेम असाइन करते थे उनकी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। ये दे रखा है इस पैरा में। सिंपल केमिकल नेम क्या है, उस ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर का नाम केमिकल नेम होता था, ठीक है। फिर उसके बाद में आया एक होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, यानी किसी ड्रग के 3 नाम हो सकते हैं। 3 तरह की 3 कैटेगरी बनाई है ना, तो किसी ड्रग के 3 नाम है, ठीक है। वो कैसे कैसे वो देख रहे हैं अपन यहाँ पे। सेकंड है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है। इट इज इन एक्सेप्टेड बाय ए कंपिटेंट साइंटिफिक बॉडी अथॉरिटी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नॉन प्रोप्राइटरी नेम में, कि ये एक्सेप्टेड है साइंटिफिक बॉडी से और अथॉरिटी से। वो बॉडी कौन सी है, USAN, यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम बाय द USAN काउंसिल, ठीक है। सिमिलर दूसरी कौन सी बॉडी है, ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम बैन ऑफ ए ड्रग, ठीक है। आगे देखते हैं, द नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ न्यूअर ड्रग्स आर केप्ट यूनिफॉर्म। जितने भी नए ड्रग्स के नॉन प्रोप्राइटरी नेम यूनिफॉर्म हो, ठीक है, वो कैसे दिए गए, आर केप्ट यूनिफॉर्म बाय ए एग्रीमेंट टू यूज द रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम इन ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द WHO, ठीक है, समझे। कि WHO ने एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, कि जो भी नए ड्रग्स के नाम दिए जाएंगे वो सभी देशों में यूनिफॉर्म हो, ठीक है। वो क्या था, रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी के बेसिस पे सारे ड्रगों के नाम दिए जाएंगे, नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, ठीक है। जो बैन था, द बैन ऑफ ऑल द ड्रग्स हैज नाउ बीन मॉडिफाइड टू बी कमेंसुरेट विथ RINN, ठीक है। बैन ने क्या किया, जो ओल्डर ड्रग्स थे उनमें कुछ मॉडिफाई किया, क्यों, क्योंकि वो इसके अंडर में आ सके, RINN के अंडर में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हाउएवर मेनी ओल्डर ड्रग स्टिल हैव मोर देन 1 नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। क्योंकि एक तो उनके RINN के पहले नाम दिए हुए थे और इसके बाद में मॉडिफाइड करे हुए नाम। तो ओल्डर ड्रग्स के कुछ ऐसे ड्रग भी हैं जिनके 2 नाम से प्रोनाउंस करते हैं हम, ठीक है। जैसे मेफिरिडीन, पैथिडीन, ठीक है, लीडोकेन और लिग्नोकेन, ठीक है। सेम ड्रग के 2 नाम है। Until the drug is included in the pharmacopoeia,
द नॉन प्रोप्राइटरी नेम में आल्सो बी यूज्ड एज अप्रूव्ड नेम। इतनी बात समझ में कि अंटिल, जब तक द ड्रग इज इंक्लूड इन फार्मेकोपिया, यानी ड्रग की डिक्शनरी में उस ड्रग को इंक्लूड नहीं किया जाता है जब तक नॉन प्रोप्राइटरी नेम को हम अप्रूव्ड नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रूव्ड नेम। बाद में जब वो ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है तो उसको बोल देते हैं ऑफिशियल नेम। ठीक है, ये अब ऑफिशियल नेम हो गया। ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम जब तक फार्मेकोपियोन में पब्लिश नहीं होता तब तक उसको अप्रूव्ड नेम बोलते हैं, बाद में उसको ऑफिशियल नेम बोलते हैं। ठीक है, अब जो इन कॉमन parlance the term generic name is used in place of non proprietary name। अब देखिए, सबसे देखने वाली चीज क्या है, अपन जनरली जो बोल चलन की भाषा में हम देखा होगा कि जब हम कोई फार्मेसी के पास जाते हैं तो वो जेनरिक नेम पूछता है, तो जो जेनरिक नेम होता है वो नॉन प्रोप्राइटरी नेम के तौर पे यूज करते हैं अपन। यानी जेनरिक नेम को जनरली हम आसपास देखते हैं तो नॉन जेनरिक नेम को ही नॉन प्रोप्राइटरी नेम के तौर पे यूज करते हैं हम, कि जेनरिक नेम और नॉन प्रोप्राइटरी नेम सेम है। ठीक है, हम जेनरिक नेम को नॉन प्रोप्राइटरी नेम की जगह यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। डेफिनेशन के जेनरिक नेम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज गलत है, इनकरेक्ट है। देखिए तो सही चीज क्या है वो देखते हैं। देखिए, जेनरिक नेम होता क्या? शुड बी अप्लाइड टू केमिकल और फार्मेकोलॉजिकल ग्रुप और जीनस ऑफ ए कंपाउंड। यानी जेनरिक नेम एक फार्मेकोलॉजिकल और केमिकल ग्रुप का नाम है। जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने, फिनोथायाजीन्स ये ग्रुप है, ट्राइसाइक्लिन, एंटीडिप्रेसेंट, अमीनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक्स, ये जितने भी ग्रुप है इन ग्रुप को क्या बोला? जेनरिक नेम। ये होते हैं जेनरिक नेम। जैसे अब जैसे अमीनो जो ग्लाइकोसाइड्स है ये ग्रुप है, ये होता है जनरली जेनरिक नेम। ठीक है, और इसमें ये ग्रुप ऑफ ड्रग है, इसमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी आती है? देखिए मैं बताता हूं, नियोमाइसिन, अमिकासिन और जेंटामाइसिन। ठीक है, ये अमीनोग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, ये इस ग्रुप में आती है। ये जो सभी जैसे पर्टिकुलर ड्रग नियोमाइसिन, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, ये हो गया नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, और ये जो ग्रुप का नाम है ये है जेनरिक नेम। ठीक है, लेकिन हम क्या जनरल बातचीत में हर जगह क्या है, इन सबको ही क्या बोल देते हैं? जेनरिक नेम। ठीक है, लेकिन जेनरिक नेम ये होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं। However, this misnomer is widely accepted and used even in official parlance। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड हो रखा है अभी समय। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं, प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। अब देखिए, हमने ड्रग को दो नाम पढ़ लिए, केमिकल नेम, ड्रग का केमिकल नेम क्या होता है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है। नॉन प्रोप्राइटरी नेम पढ़ा, उसको अप्रूव्ड नेम कब बोलते हैं, उसका नाम ऑफिशियल नेम कब बोलते हैं, और उसको जेनरिक नेम कब बोलते हैं। ये सब है नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। ठीक है, अब देखिए, वो तो किसी ऑथराइज्ड और साइंटिफिक बॉडी के द्वारा दिया जाता था। नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जो प्रोप्राइटरी नेम है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, जो इस ड्रग को क्या करते हैं? बनाते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। वो उनकी किस बेसिस पे देते हैं? वो उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ट्रेडमार्क के बेसिस पे देता है। जैसे अब देखिए, कोई एक ड्रग के मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं तो एक ड्रग के मल्टीपल नाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एम कार्ड, एमलो गार्ड, एमलोकोर, एमलोंग, एमलोपिन, जैसे ये बहुत सारे नाम। ठीक है, ये किसके हैं? केवल एमलोडिपिन के। फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एक ड्रग के अलग नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत क्यों? अब देखिए, ब्रांड नेम दिए भी कैसे जाते हैं, ये कैसे दिए जाते हैं? ये कैच होनी चाहिए, बिल्कुल कैच हो जाए, सुनते ही पता लग जाए। शॉर्ट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, और सजेस्टिव होनी चाहिए। सजेस्टिव का मतलब जैसे देखो, लो प्रेशर, सजेस्टिव मतलब इस नाम से पता लग जाए या तो इसका जेनरिक नेम क्या है, यानी इसका साल का नेम क्या है, या इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाए। लो प्रेशर जो प्रेशर को लो करे, देखो ड्रग फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्रांड नेम जनरली डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकती है। जैसे टीमोलोल मेलिएट आई ड्रॉप्स होते हैं, आर मार्क्ड हैज टिम ऑप्टिक इन यूएसए। टीमोलोल को टीम ऑप्टिक के नाम से, ब्रांड नेम से बिकती है यूएसए में, लेकिन
ग्लूकोमोल के नाम से बकती है इंडिया के अंदर, ठीक है। इवन द सेम मैन्युफैक्चर में मार्केट द सेम ड्रग अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। एक ड्रग को अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग नाम से सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। इन एडिशन साथ में क्या होता है, कंबाइंड फॉर्मुलेशन होते हैं जो, जैसे डाइक्लोफेनिक और पैरासिटामोल का जैसे कंबाइंड फॉर्मुलेशन बनाते हैं ये, तो मल्टीपल ब्रांड नेम्स हो सकते हैं उनके भी, हैव देयर ओन मल्टीपल ब्रांड नेम्स, ठीक है। जैसे डाइक्लोपेरा आता है डाइक्लोफेनिक का, इसका और इसका अलग, और दूसरा मैन्युफैक्चर और अलग नाम से बेचेगा उसको, ठीक है। इस वजह से ये क्या कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है। बहुत सारे नाम्स होते हैं ना ब्रांड नेम, इस वजह से ये ड्रग नोमेनक्लेचर में कंफ्यूजन भी पैदा करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखिए, देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर यूजिंग द नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स इन प्रिस्क्राइबिंग, कि प्रिस्क्राइबिंग करो नॉन प्रोप्राइटरी नेम, इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स रखे गए, दिए गए, ठीक है। क्यों? कहते हो क्योंकि इससे यूनिफॉर्मिटी का पता लगता है, कन्वीनियंस का, इकोनॉमी और बेटर कंप्रहेंशन। जैसे अपन नॉन प्रोप्राइटरी नेम प्रिस्क्राइब करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी हर जगह उस नाम की मेडिसिन देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी फार्मेसी पे कौन सी ब्रांड की मेडिसिन मिले, कौन सी ब्रांड की नहीं मिले, ठीक है। इसलिए कन्वीनियंस भी होगा, इकोनॉमी का फर्क पड़ता है, किसी ब्रांड की मेडिसिन महंगी होती है, किसी की सस्ती होती है, और बेटर कंप्रहेंसिव, क्योंकि हर कोई समझ सके जेनरिक नेम को, ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम को, जैसे प्रोपेनोल, सोटोलोल, टिमोलोल, पिंडोलोल, मेटोप्रोलोल, एसिबुटालोल, एटेनोलोल, ये सब बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एंड और इनकी ब्रांड नेम में कोई सिमिलरिटी नहीं होती, सब जानते हैं चीज़। ड्रग्स मार्केटेड अंडर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स कॉल्ड जेनरिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स होते हैं मार्केट में वो चीपर होते हैं, और मच चीपर देन ब्रांड काउंटर पार्ट्स। क्यों? क्योंकि जो उनमें मैन्युफैक्चर इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी इन प्रोमोटिंग द ब्रांड नेम, ठीक है। जो जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ब्रांड प्रोडक्ट से क्या सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें मैन्युफैक्चरर्स है ना, मैन्युफैक्चरर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ब्रांड नेम के पीछे, ठीक है। हाउएवर, लेकिन व्हेन ए ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द जेनरिक नेम, द केमिस्ट इज फ्री टू डिस्पेंस द जेनरिक प्रोडक्ट फ्रॉम एनी मैन्युफैक्चर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? एनी मैन्युफैक्चर, ठीक है। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके गया फार्मेसी के पास जेनरिक नेम की, मेरे को मान लो प्रोपेनोल मेडिसिन दे दो, ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, किसी भी ब्रांड की मेडिसिन आपको दे देगा कि आप ये ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ब्रांड नेम की मेडिसिन लेके गया, मान लो प्रोपेनोल की कोई ब्रांड नेम की मेडिसिन ले गया, कुछ भी मान लो, ठीक है, ब्रांड नेम लेके चला गया, तो उसी फार्मेसी वाले को वही ब्रांड नेम की मेडिसिन देनी पड़ेगी, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है कि या तो जैसे ब्रांड नेम के पीछे क्या होता है कि उसकी क्वालिटी का फर्क पड़ता है, बायोबिलिटी का फर्क पड़ता है। जैसे मान लो किसी भी ब्रांड की मेडिसिन अच्छी आती हो, किसी की खराब आती हो, उस बेसिस पे हम इसको देखते हैं। देखिए, बट नॉट सो व्हेन द ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड by brand name. Thus, when it is important to ensure the consistency of the product in terms of quality and bioavailability, etc., and especially when official control over quality of manufactured product is not rigorous, it is better to prescribe by the dispensable brand name. ठीक है, अगर आपको जेनरिक प्रोडक्ट पे अगर भरोसा नहीं है, जेनरिक मेडिसिन पे, तो किसी जिसके बारे में आपको विश्वास हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी बायोबिलिटी अच्छी हो, तो आप उस ब्रांड नेम की मेडिसिन खरीद सकते हैं। उसका ये फायदा होता है ब्रांड नेम का, उसकी मैन्युफैक्चर का हमें पता होता है, उसकी क्वालिटी का हमें पता है कि वो क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चर्ड वर्क है। तो इस वजह से एक बिलीफ सिस्टम पे भी बात आती है ब्रांड नेम को लेके, कि इस बिलीफ सिस्टम की बात आती है कि इस ब्रांड की मेडिसिन अच्छी है, तो इस ब्रांड नेम का ये फायदा देखने को मिलता है। तो ये बेटर भी होता है कि इस ब्रांड की आप मेडिसिन ले सकते हैं, इसका बस ये फायदा है, ठीक है। यहां तक देखा अपन ने, ठीक है।